हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट का टॉपिक था वो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर एंड टॉरॉइड था। ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर होंगे, स्ट्रेट होंगे, और वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक जब रखे जाएंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज आपके पास एक ये पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर होंगे दोनों, ठीक है ना। ये ए और दूसरा ये वायर हो गया आपके सामने, ये वायर हो गया बी। ये दो वायर हो गए, ठीक है ना, ए एंड बी। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने डी कंसिडर कर ली है, डी कंसिडर कर ली ये वाली, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों में जो करंट फ्लो होने वाली है दैट करंट इज आई, और इसकी भी जो करंट है वो आई करंट है, ठीक है ना। इन दोनों वायर्स को हम इनिशियली इनफाइनाइट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत लंबे हैं ये वायर, ठीक है। ऊपर भी इनका एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, नीचे भी इनका एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, और ये डिस्टेंस दी है दोनों के बीच की। दोनों में करंट I1 है फर्स्ट में, और सेकंड में आपके पास करंट कितनी है? I2 है, ठीक है। अब इनके ऊपर फोर्स देखते हैं। इसको ए वाले का वायर फर्स्ट कंसिडर कर लो और बी वाले का वायर सेकंड कंसिडर कर लो, ठीक है ना। देखना आगे, सबसे पहले हमें आपको फॉर्मूला लिखेंगे। हम वही फॉर्मूला पहले लिखेंगे जो हमने डिस्कस किया है, उसके बाद हम उनकी हेल्प से आगे डेराइव करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये जब एक करंट फ्लो हो रही है दोनों वायर्स के अंदर, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा फोर्स लगेगा क्यों, कौन सा फोर्स एग्जिट होगा इन दोनों के बीच में। तो आपको पता है ये एक मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे वायर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ये वाला वायर अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेकंड वाला वायर, और उसके कारण फर्स्ट वाले पर फोर्स लगेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ना है। तो देखना है यहाँ पर ये है आपके साथ, हम सबसे पहले फर्स्ट के कारण सेकंड के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो नाउ कंसिडर फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू ए, ठीक है ना। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो क्या क्या होगा? F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, तो इसको F21 से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है, इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। ये आपने डेराइव किया था कि एक करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है IBL साइन थीटा। I यहां पर करंट है जिस वायर के ऊपर फोर्स लगे उसकी, B मैग्नेटिक फील्ड है उस वायर के आसपास जहां पे हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, L उसकी लेंथ होती है, ठीक है ना। तो देखना, और थीटा मैग्नेटिक फील्ड और वायर की लेंथ या करंट के बीच में एंगल है। तो यहां पर देखना आप, कौन से वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है? सेकंड के ऊपर, तो करंट कौन सी आएगी? सेकंड आएगी I2, ठीक है। इस सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे? इस सेकंड के ऊपर जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फर्स्ट के कारण होगा, ठीक है ना, फर्स्ट की वजह से होगा। तो आप लिखोगे B1, और लेंथ दोनों की सेम लेंगे हम, तो L साइन थीटा। साइन थीटा दोनों के B और L के बीच में एंगल होगा, वो देखना है कितना है अपने को। तो थीटा के लिए देखो, I1 अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है I2 के ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, और ये जो फिंगर्स है, दीज फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहां पर देखो, अगर आप इसको इस थंब के अकॉर्डिंग पकड़ते हो, वायर को करंट ऊपर लेते हो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड होगा। तो आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये अंदर की तरफ, और ये कौन सा? B1 है, इस I1 के कारण है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो वायर है इसके अंदर, इसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे चलेगी, तो ये इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये इस प्लेन के बोर्ड के इनसाइड की तरफ है, और करंट ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों के बीच में ये वाला एंगल हुआ है कि नहीं हुआ? 90, ये वाला 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री एंगल है थीटा और I के बीच में, I और B के बीच में। तो आप लिख दोगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तो नाउ राइट डाउन F21 इक्वल्स टू I2 B1L।
ये हो गया सिंपली। अब आपको फाइंड आउट करना है B1 की वैल्यू, कि इस B1 की यहां पर वैल्यू क्या होगी। डायरेक्शन आपने देख ली, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। और एम्पियर्स लॉ के लिए देखो, ये करंट कैरिंग वायर है और ये डिस्टेंस दी है, तो हम इस वायर को ऐसा एक लूप कंसिडर करेंगे जहां पर ये वाला पॉइंट क्या आ जाए उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये हमने एक लूप कंसिडर कर लिया, ये लूप कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, ये आ गया। और इस लूप के लिए आप देखो, इस लूप की रेडियस कितनी है, d हो गई, ठीक है ना। और आपको अब एम्पियर्स लॉ पता है कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। इस लूप का जो लाइन इंटीग्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का इस लूप के अलोंग, वो इसके थ्रू पास होने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम्स होगा, ठीक है ना। ये आपके पास एम्पियर्स लॉ है। इस फोर्स वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। तो देखो यहां पे B dl म्यू नॉट आई दोनों आ गया। अब यहां पर आप देखो B डॉट dl, डॉट dl है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा, तो B dl cos थीटा आ गया और इधर म्यू नॉट आई चलेगा, ठीक है। अब थीटा कितना है, थीटा, अब ये किसके बीच में एंगल, ये एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और ये जो लूप का लेंथ है ना, लूप की लेंथ के बीच में एंगल होगा। तो देखो ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और लूप भी कैसे, ये वाला इस डायरेक्शन में सर्कुलर लूप है, तो ये भी क्या आएगा, अंदर की तरफ ही आएगा। तो यहां पर नेट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगा देखना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है और जो लूप की डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही है, तो ये भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, ठीक है। वो भी अंदर ही है, कौन, ये लूप, देखो ये वाला लूप जो है ना, ये वाला, ये अंदर ही है। तो आपके पास यहां पर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ये थीटा लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लूप सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर के कारण सर्कुलर होता है। तो ये हो गया आपके पास cos 0 इक्वल्स टू 1, तो इधर बनेगा B डॉट dl क्लोज लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आ गया। अब इसके बाद B डॉट, ये हट जाएगा, डॉट तो हमने सॉल्व कर लिया था। B मैग्नेटिक फील्ड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जब ये dl आ जाता है तो dl एक छोटा सा लाइन एलिमेंट है, तो कंप्लीट लूप के लिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। जो इसका इंटीग्रेशन है ना, इस dl का इंटीग्रेशन इस लूप की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, और सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, b इंटू 2πr, r की जगह यहाँ पे क्या है, d है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्योंकि लूप यहाँ पे सर्कुलर है इसलिए इसका जो टोटल लेंथ है dl के इंटीग्रेशन है, टोटल लेंथ होगी और इसकी लेंथ कितनी है, 2πd हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई, क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। ये b कौन सा है, ये b है B1, जो आपने I1 के कारण फाइंड आउट किया, I1 की वजह से फाइंड आउट किया, वो वाला है ये। तो आपके पास आ जाएगा B1 और करंट कौन सी है, I1 है, ये I1 करंट हो गई। सिमिलरली आप B2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, सिमिलरली लिख दो अब चाहे, ठीक है। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। ये आपके पास क्या हो गया, B1 एंड B2 की वैल्यू आ गई। अगर जरूरत पड़ेगी हमें आगे, इसलिए मैं इसको B2 की वैल्यू भी लिख रहा हूं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर, दोनों को एक साथ ही डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 लगा दो इसको, ठीक है ना। तो अब देखना, सब्स्टिट्यूट B1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। B1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो आपके पास ये देखो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू क्या आएगी ये देखना, F21 इज इक्वल्स टू I2 एज इट इज। B1 की वैल्यू कितनी है, देखो नीचे से, म्यू नॉट I1 अपॉन
2 पाई डी इंटू एल। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? फोर्स की वैल्यू आ गई। दोबारा रीअरेंज कर देते हैं हम इसको फिर से। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, दिस इज आवर फोर्स F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये आपके सामने आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक और डेरिवेशन करते हैं इसका, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, सो नाउ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फर्स्ट के कारण सेकंड पर, सेकंड के फर्स्ट के ऊपर फोर्स सेकंड के कारण, ठीक है ना। तो ये देखना, अब यहां पर देखो ये जो B2 है, ये जो I2 है, I2 अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। I2 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो I1 ऊपर की तरफ है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से फ्लो होगी, ठीक है, इस तरफ से रोटेट करेगी फिंगर्स की तरह। तो ये मैग्नेटिक लूप क्या होगा? ये वाला लूप इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड B बाहर की तरफ आएगा, B2 इज ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सेकंड, ठीक है। तो ये देखो आपके पास आगे क्या आने वाला है, F12 फर्स्ट के ऊपर सेकंड के कारण F12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा I1 ऑन फर्स्ट B2 ड्यू टू सेकंड L साइन थीटा। फिर से आपके पास पता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है, करंट ऊपर की तरफ है, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 90 और साइन 90 इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे देखो F12 इक्वल्स टू I1 B2L साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। देखना आगे B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वहां से इक्वेशन सेकंड से, सब्स्टिट्यूट B2 इन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड से आप B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो F12 इक्वल्स टू क्या आने वाला है आपके पास? F12 इक्वल्स टू आने वाला है I1 म्यू नॉट I2 2 पाई डी, ये हमने B2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और इसको आगे देखो F12 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखो आप, ये थर्ड इक्वेशन बना देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बनाता हूं। क्या दोनों फॉर्मूला एक जैसे हैं? क्या थर्ड एंड फोर्थ में दोनों एक जैसे हैं? तो आप यहां से कह सकते हो कि फर्स्ट के कारण सेकंड पे जितना फोर्स लगेगा, सेम उतना ही फोर्स सेकंड के कारण फर्स्ट पर भी लगेगा। तो ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ये तो आपने देख लिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को। अब इनकी डायरेक्शन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ में इक्वल एंड ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया, अब डायरेक्शन भी ऑपोजिट है क्या, ये देखनी है आपको, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आ जाओ फिर से। फर्स्ट के कारण सेकंड के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के कारण कितना, B1 की वैल्यू डायरेक्शन किधर है? इनसाइड है, ठीक है। और करंट किधर है? ऊपर की तरफ है। तो करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाओगे, अपने इन फिंगर्स को रोटेट करोगे, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी अंदर की तरफ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करूं ना, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ F21, ठीक है ना। जो आपको फर्स्ट लॉ मैंने बताया था फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उसी से कोई यूज किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी आप फाइंड आउट करते हो, वो भी इधर ही आएगी डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं F12 की, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड की। देखो यहां पर क्या है, करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे इस B2 की डायरेक्शन बाहर है ना, इसलिए बाहर की तरफ है। तो थंब, ये वाला जो थंब है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? F12 को रिप्रेजेंट करेगा। तो F12 की डायरेक्शन हो गई आपकी F12 की ये, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। और
मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों को इक्वल हो गया, तो आप इसके लिए लिख सकते हो यहां पर एंड डायरेक्शंस ऑफ F21 एंड F12 ओके आर ऑपोजिट। ये ऑपोजिट हो गई, ठीक है ना। अब जब ये ऑपोजिट हो गई, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई एक दूसरे के, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि F21 इज इक्वल्स टू F12। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब मैंने लगा दिया इनके लिए डायरेक्शन भी, अब वेक्टर हो गए ना, अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या ऑपोजिट है, ठीक है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन हो रहा था छोटा सा, क्या क्वेश्चन आता है, ये देखो कि यहां पर F12 और F21 की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, ये है नेट लगने वाला फोर्स। यहां पर कई बार आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ भी पूछा जा सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में आपको यहां एक बार बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, यहां बता देता हूं मैं इस बॉक्स में, ठीक है। तो देखो यहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखना फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, F को, ये दोनों फोर्स हो गया, कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो आप, कोई भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, F अपॉन L होगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई, और L को डिवाइड करना है आपको, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, इसको आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ को, और ये वैल्यू जाएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। तो दिस इज आवर फोर्स पर यूनिट लेंथ, वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ में अगर मैं एक कंडीशन ले लूं यहां पे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो कंडीशन ये है, सपोज I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है, ये मैं थोड़ा अलग कलर चेंज करके लिख रहा हूं, थोड़ा देख लेना आप। I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, एंड D इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देन स्मॉल f फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई, ओके। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो 1 यूनिट करंट के दो वायर, 1 यूनिट करंट 1 एम्पियर करंट के अगर दो वायर एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर अगर रखे हो, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ के लिए आ गया ये। और इसी से आप 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन करते हो कि 1 एम्पियर जो लेंथ होती है या 1 एम्पियर जो करंट होती है, उस करंट की डेफिनेशन यहीं से आती है, इंटरनेशनल डेफिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इफ 1 एम्पियर इज अ करंट इफ विच इज मेंटेन्ड इन 2 parallel current carrying wires of infinite length and they are separated by 1 meter distance, and force experienced by these two wires is equals to 2 into 10 to the power -7 Newton per meter. This magnitude of current referred as a 1 ampere current, okay? तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी होगी, एग्जाम में यही 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है आपको, कभी भी Q अपॉन T वाली मत लिख देना, गलत हो जाएगी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एम्पियर की डेफिनेशन आती है, और ये जो डेरिवेशन है इसके साथ भी आपके 3 मार्क्स में कम से कम 1 एम्पियर की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ओके। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, हमने देख लिया। क्या ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह भी बिहेव करेगा?
और अगर करेगा तो कैसे करेगा ये देखना है हमें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको पता है आपके पास कोई भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना। ये सर्कुलर है, मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखा हुआ है। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ये अपनी एक्सिस पर दोनों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B इज इक्वल्स टू, हमने इसको डेराइव किया था कहाँ पे, बायो-सावर्ट्स लॉ में, ठीक है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स I R स्क्वायर, R इज ए रेडियस ऑफ दिस लूप, ओके। ये फॉर्मूला चेक करना आपकी नोटबुक में पीछे पलट के पहले के नोट्स में दिया हुआ है। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स भी स्क्वायर था यहाँ पे। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के सेंटर से किसी एक एक्स डिस्टेंस पर था, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब अगर ये वाली वैल्यू किसी डायपोल के कारण होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की अगर इक्वल आ गई तो आप बता दोगे कि दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक डायपोल, ओके। सो इसके लिए हम आगे सोल्व करते हैं, देखना। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि डायपोल में जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वो होता है पॉइंट एक्स पे, और जो कि इस डायपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस होगी और वो बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी कंपेयर टू इट्स आर। तो इफ x इज ग्रेटर देन r, देन b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। x r से बहुत ज्यादा बड़ा अगर होगा तो x का स्क्वायर r स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा। अगर आप ये मान लो r इज इक्वल्स टू सपोज 1 मीटर और 2 मीटर, 1 या 2 मीटर हो गया, x इज इक्वल्स टू 50 या 100 मीटर, 100 मान लेता हूं मैं, 10 भी मान सकते हैं, 10 होते ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो फिर 10,000 आएगा, ठीक है ना। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये नेग्लिजिबल है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे r को इग्नोर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको एक बार थोड़ा और सोल्व करके लिख देता हूं मैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा और चेंज करना है, क्या चेंज करना है देखना, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मैं पाई से और पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कर दिया। अब पाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये वाला जो वैल्यू है ये वाली क्या आ गई, आर स्क्वायर इंटू पाई, पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गई, इसका एरिया आ गया ना, इसका लूप का एरिया आ गया, ठीक है। और इसको हम एरिया से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर। ये केवल हमें मैनिपुलेशन करना है। क्यों मैनिपुलेशन करना है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि दिस मैग्नेटिक लूप विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ओके। मैग्नेटिक लूप विल बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल, दैट वी हैव टू प्रूव, ओके, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सम मैनिपुलेशन। सो ये वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है, शायद मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है लेकिन अब मैं बता रहा हूं, यहां पर एक टर्म बन रही है, ये वाली जो टर्म है, ये देखो NIA, ये आपको मैंने एक सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक टर्म होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, और डायपोल के लिए तो इसकी वैल्यू आती थी M इंटू L, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल। लेकिन यहां पर क्या है, सर्कुलर लूप है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी करंट I इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है एक करंट कैरिंग लूप के लिए। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स L N है ना, तो यहां पर ये नंबर ऑफ टर्न्स N क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो NIA इक्वल्स टू क्या हो गया,
m हो गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी होगी, सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये एक्स क्यूब भी, ये भी एक्स क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, तो म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स क्यूब। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम फिर से एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली जो फाइनल वैल्यू है ये आपके सामने बनेगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m, म्यू नॉट 2m अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 पाई, तो आपके पास ये वैल्यू है b इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया कांस्टेंट, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, और 2m अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या हो गया इसका, ये इसकी m और x की वैल्यूज हो गई। तो अब यहां पर देखो आप, हमने जो मैग्नेटिक डायपोल की बजाय हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वहां पर आपको क्या बताया था, वहां पर आपको बताया था E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने डेराइव किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पर जब आपने ये वाला फॉर्मूला डेराइव किया था तो क्या हुआ, यहां पे अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये कांस्टेंट इसके साथ हो गया, ठीक है, ये 2 यहां पर, ये 2 साथ में आ गया, ये m फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और p, ये p फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये x स्क्वायर इसकी सेंटर से डिस्टेंस आ गई, और ये r स्क्वायर डायपोल में सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हुए कि नहीं हुए, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। तो इसलिए आप कह सकते हो कि विद दिस लूप विल एक्ट एज ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप विल एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट। ओके, तो ये हमने यहां पर क्या कर दिया, इसका प्रूव कर दिया। और आपको ये भी मैं बता देता हूं, जब नेक्स्ट चैप्टर में हम बार मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो बार मैग्नेट्स में भी यही कंडीशंस आएगी। बार मैग्नेट में जैसे मान लो ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इस बार मैग्नेट की ये जो एक्सिस है, इसके सेंटर से अगर x डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लार्ज डिस्टेंस पर यही आएगा, यही वैल्यू आने वाली है। तो इसलिए आप कह सकते हो ये इसका प्रूफ है, और ये इसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ओके, एंड वन मोर टॉपिक विल बी देयर, हाँ, करंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में करंट कैरी करेगा वो, और उसका भी अपना एक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और उसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 2 टॉपिक, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।